हेलो फ्रेंड, मैं विनोद कुमार श्योर सक्सेस सिविल सर्विसेज क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। मैं आया हूं बिहार सुपर टेट के परिप्रेक्ष्य में कुछ बातें करने, और बात के साथ साथ हम लोग को बेसिक नॉलेज भी लेंगे और बेसिक सीडीपी के बारे में समझने की कोशिश भी करेंगे। क्योंकि देखिए, सुपर टेट का एग्जाम जो बीपीएससी ले रही है, ये शिक्षक बहाली 2023, जिसको 7 फेज भी कह रहे हैं, सब एक ही है। देखिए, आप इसको 7 फेज कहिए या सुपर टेट कहिए या शिक्षक भर्ती 2023 कहिए, सबका संदर्भ एक ही है। और संदर्भ ये है कि इस एग्जाम को बीपीएससी ऑर्गेनाइज कर रही है, ध्यान रखेंगे। यानी बिहार में अभी तक जितने टीचर हुए हैं, यह 2004 के बाद सब नियोजित टीचर हुए हैं, नियोजित शिक्षक हुए हैं। और लेकिन अब जो है, अब शिक्षक भर्ती जो होगा यह बीपीएससी के थ्रू होगा। बीपीएससी एग्जाम ऑर्गेनाइज करेगी और उसके माध्यम से टीचर की बहाली होगी। और जो टीचर एग्जाम पास करेंगे वह सीधे उनको नियुक्ति पत्र मिलेगा डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स के माध्यम से। और जब वो एग्जाम पास करके नियुक्त हो जाएंगे तो उनको राजपत्रित कर्मचारी का दर्जा दिया जाएगा, ध्यान रखेंगे। राजपत्रित कर्मचारी का, गवर्नमेंट कह रही है कि राजपत्रित कर्मचारी का दर्जा दिया जाएगा। और वो सारी सुविधाएं दी जाएंगी जो 2004 और 1999 के टीचर को दिया जा रहा है। यार, इसलिए यह इंपॉर्टेंट हो जा रहा है, क्योंकि यह बहुत इंपॉर्टेंट है। सैलरी वाइज भी देखें, फैसिलिटी वाइज भी देखें और एक स्टेटस वाइज भी देखें, क्योंकि स्टेटस सिंबल बहुत मायने रखता है। और अब इसके माध्यम से अगर आप टीचर बनते हैं तो आप राजपत्रित कर्मचारी कहे जाएंगे, राजपत्रित कर्मचारी का दर्जा दिया जाएगा और एक प्रतिष्ठित शिक्षक कहे जाएंगे, ध्यान रखेंगे। क्योंकि टीचर का जो प्रतिष्ठा है ना, अभी कुछ विगत वर्षों में प्रतिष्ठा गिरा है, उस प्रतिष्ठा को स्थापित करने की कोशिश की जा रही है और शिक्षा में क्वालिटी लाने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि देखिए, शिक्षक ही किसी भी समाज का, देश का भविष्य होते हैं। बच्चों के भविष्य सुधारने का दायित्व उन पर होता है। अगर शिक्षकों में क्वालिटी अच्छी नहीं रहेगी तो वो सर्वोत्तम शिक्षा नहीं दे पाएंगे, और सर्वोत्तम शिक्षा नहीं दे पाएंगे तो हमारा भविष्य जो होगा हमारे देश का, ये अच्छा नहीं होगा। क्या इसी के संदर्भ में गवर्नमेंट की पहल है और गवर्नमेंट चाह रही है कि हम अच्छे शिक्षक को लाएं और अपने शिक्षा में सुधार करें। इसी के संदर्भ में बिहार सुपर टेट शिक्षक भर्ती 7 फेज 2023 में आने वाले सीडीपी का जो, देखिएगा, जो भी शिक्षक भर्ती परीक्षाएं होंगी इसमें सीडीपी यानी चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी के साथ साथ टीचिंग एप्टीट्यूड की महत्ता अधिक रहेगी। इसलिए हमने सीडीपी के संदर्भ में हम लोग चर्चा करेंगे। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप कैंडिडेट हैं तो आप सोचे नहीं, आप नोटिफिकेशन का इंतजार ना करें और उसके सिलेबस का इंतजार ना करें, क्योंकि कुछ ना कुछ बेसिक आइडिया सिलेबस का तो हो ही गया है। आप उसके अकॉर्डिंग तैयारी शुरू कर दें, तैयारी आरंभ कर दें। क्योंकि आज अगर अभी से हैं, आज से अगर आप लग जाते हैं, कोई बच्चे नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे हैं तो उनमें और आप में बहुत अंतर होगा। आप उनसे कई एक गुना आगे रहेंगे। इसलिए आप अभी से लग जाएं। इसी संदर्भ में हम लोग बात करेंगे सीडीपी का, और संपूर्ण बाल विकास और शिक्षण शास्त्र के संदर्भ की बात करेंगे। और इसके हर एक टॉपिक की मैं चर्चा करूंगा आने वाले वीडियो में, और टॉपिक के साथ साथ हम मैक्सिमम क्वेश्चन का डिस्कशन किया करेंगे। क्योंकि ध्यान रखेंगे, टॉपिक डिस्कस करके अगर हम क्वेश्चन नहीं करें तो क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा और वो सब प्रॉब्लम बनी रह जाएंगी। इसलिए कोशिश करेंगे कि टॉपिक को डिस्कस करने के बाद टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं उसका डिस्कशन करें। फिर उसके बाद हम लोग मॉक टेस्ट के रूप में मिसलेनियस क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। देखिए, बीपीएससी में प्रश्न की संभावना ज्यादा बन जाती है सीडीपी के से आने से, जिसको चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी कहते हैं। तो इसके संदर्भ को हम समझेंगे, यानी बाल विकास और शिक्षण शास्त्र। बाल विकास क्यों आवश्यक है और बाल विकास के साथ शिक्षण शास्त्र क्यों आवश्यक है? क्योंकि हम धीरे धीरे सेंट्रल्ड एजुकेशन के तरफ बढ़ रहे हैं, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के तरफ बढ़ रहे हैं। और चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में यानी बाल केंद्रित शिक्षा में, शिक्षा के केंद्र में बच्चों को रखने की कोशिश हो रही है कि जब तक शिक्षा के केंद्र में हम बच्चों को नहीं रखेंगे और बच्चों के संदर्भ को नहीं समझेंगे,
बच्चों के इन्वायरमेंट को नहीं समझेंगे, उनके हेरिडिटी को नहीं समझेंगे, उनके रहन सहन खान पान को नहीं समझेंगे, तब तक हम अच्छी शिक्षा दे नहीं पाएंगे। इसी संदर्भ में हम लोग देखेंगे कि यह जो है, यह चाइल्ड साइकोलॉजी जो है, साइकोलॉजी से ही जुड़ा हुआ है, मनोविज्ञान से जुड़ा हुआ है। और मनोविज्ञान से जब शिक्षा जुड़ जाता है तो शिक्षा के आयाम और विस्तृत हो जाते हैं। इस संदर्भ में हम लोग देखने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। चलिए आइए देखते हैं। ये पहले समझेंगे शिक्षा मनोविज्ञान। आखिर शिक्षा मनोविज्ञान होता क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान किसे कहते हैं, तो इसको समझेंगे। यहाँ पे कहा जा रहा है शिक्षा मनोविज्ञान सिद्धांत तथा व्यवहार। कहा जा रहा है शिक्षा मनोविज्ञान तथा व्यवहार का समन्वय है। यहाँ पर सिद्धांत और व्यवहार का समन्वित रूप ही शिक्षा मनोविज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान सीखने के क्या और कब से संबंधित है, ध्यान रखेंगे। कहा जा रहा है शिक्षा मनोविज्ञान जो है यह सीखने के कब और कब से, कैसे, क्या और कब से संबंधित है, यानी कब बच्चों को क्या चीज सीखना है, इससे संबंधित है शिक्षा मनोविज्ञान। स्किनर कहते हैं, ध्यान रखेंगे, स्किनर जो है यह एक साइकोलॉजिस्ट है, मनोवैज्ञानिक है। और स्किनर कहते हैं शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध पढ़ने और सीखने से है। ध्यान रखेंगे, स्किनर कहते हैं शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध पढ़ने और सीखने से है, यानी हम क्या पढ़ें और क्या सीखें इसका संबंध है, इसकी ये व्याख्या करता है। शिक्षा मनोविज्ञान एक और कार्य तथा दूसरी तरफ कारण से के संबंधों पर बल देता है। यही कहते हैं, स्किनर कहते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान एक तरफ कार्य के संबंधों पर और एक तरफ कारण के संबंधों पर बल देता है, यानी हर एक कार्य के पीछे कारण है। क्यों कोई कार्य हम क्यों करते हैं, इसके पीछे कोई ना कोई कारण है, कोई ना कोई तर्क है, इसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं ये। इसलिए कहा जा रहा है कि वह विज्ञान है। इसलिए स्किनर कहते हैं कि पहले ये कहते हैं कि शिक्षा जो है पढ़ने और पढ़ाने से संबंधित है, दूसरे संदर्भ में कहते हैं कि शिक्षा कार्य और कारण से संबंधित है, यानी कार्य और कारण के संबंधों पर बल देता है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि कोई कार्य क्यों हो रहा है इसका कारण जरूर है, और कारण नहीं है तो कार्य भी नहीं है। इसका अर्थ है कि कार्य जो जब हो रहा है तो उसका कारण है, इसलिए उसके रिसर्च कार्य के कारणों को जानने के संदर्भ में हम इसको क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं, यानी साइंस कहते हैं। निष्कर्ष के प्रयोगों को व्यवहारिक रूप प्रदान कर मानव जीवन को सुखी बनाने के लिए प्रयास करने के कारण कला की श्रेणी में आता है। फिर निष्कर्ष के तौर पर ये पहुंचते हैं, कहते हैं प्रयोग को व्यवहारिक रूप प्रदान कर मानव जीवन को सुखी बनाने के लिए प्रयास करने के कारण, मानव जीवन को कैसे सुखी बनाना है, इस जीवन को सुखी बनाने के कारणों का प्रयास जब किया जाता है तो यह कला के श्रेणी में आ जाता है, यह आर्ट के श्रेणी में आ जाता है। ध्यान रखेंगे, यानी निष्कर्षतः कह सकते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान जो है एक तरफ कब क्या पढ़ना है, कब पढ़ना है, इससे संदर्भित है, और इसके संदर्भ में कोई कार्य हो रहा है तो इसके कारण क्या है यह भी संदर्भित है इससे। यानी दोनों को अगर कोरिलेट करें तो यह कार्य क्यों हो रहा है, इसलिए हम इसे विज्ञान कह सकते हैं। और निष्कर्षतः अगर देखेंगे कि यह व्यवहारिक रूप प्रदान, यानी प्रयोगों को व्यवहारिक रूप प्रदान कर मानव जीवन को सुखी बनाने की जो प्रक्रिया इसमें निहित है, इसलिए हम इसको कला की श्रेणी में रखते हैं। ध्यान रखेंगे। अब देखेंगे शिक्षा मनोविज्ञान के आधार। शिक्षा मनोविज्ञान के आधार की अगर हम बात करें तो शिक्षा मनोविज्ञान के 4 आधार है। मुख्य रूप से अगर देखें, अगर एक के व्यवहार की बात करें तो शिक्षा मनोविज्ञान के 4 आधार है। पहला आधार है आत्मा का विज्ञान, यानी साइंस ऑफ सोल कहते हैं इसको, ध्यान रखेंगे। पहला आधार है साइंस का विज्ञान, यानी आत्मा ऑफ सोल। दूसरा है मस्तिष्क का विज्ञान, यानी साइंस ऑफ माइंड कहते हैं इसे। तीसरा है चेतना का विज्ञान, अर्थात साइंस ऑफ कॉन्शस
कॉन्शसनेस। चौथा है व्यवहार का विज्ञान यानी साइंस ऑफ बिहेवियर की बात की जा रही है। देखिए 4 आधार की हम बात कर रहे हैं। पहला आधार है आत्मा का विज्ञान, दूसरा है मस्तिष्क का विज्ञान, तीसरा है चेतना का विज्ञान और चौथा है व्यवहार का विज्ञान यानी साइंस ऑफ सोल। उसके बाद साइंस ऑफ माइंड, साइंस ऑफ माइंड के बाद आता है साइंस ऑफ कॉन्शसनेस, इसके बाद आता है साइंस ऑफ बिहेवियर की बात की जा रही है। ये 4 आधार हैं शिक्षा मनोविज्ञान के, 4 आधार हैं शिक्षा मनोविज्ञान के। अब इनके आधारों को हम समझने की कोशिश करेंगे। यहां पर देखिए कहा जा रहा है शिक्षा मनोविज्ञान को हम आत्मा का विज्ञान भी कहते हैं यानी साइंस ऑफ सोल कहते हैं, साइंस ऑफ सोल कहते हैं। इसको समझने की कोशिश करेंगे। पहले हम देखेंगे साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है, इसको समझें। साइकोलॉजी, साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा के 2 शब्दों से हुई है। एक है साइकी जिसका अर्थ होता है आत्मा और दूसरा है लोगस जिसका अर्थ होता है अध्ययन। अध्ययन यानी 2 शब्द से बना है, एक होता है साइकी और दूसरा है लोगस और इन दोनों को मिला दें तब यह होता है आत्मा का अध्ययन यानी आत्मा का विज्ञान। इस प्रकार प्राचीन काल में साइकोलॉजी या मनोविज्ञान का अर्थ था स्टडी ऑफ सोल। स्टडी ऑफ सोल की बात की जा रही है यहाँ पे, यानी पुराने जमाने में इसको हम क्या कहते हैं, स्टडी ऑफ सोल यानी आत्मा का विज्ञान। इस अर्थ को मानने वाले मनोवैज्ञानिकों में प्लेटो और अरस्तु, ध्यान रखेंगे, यानी आत्मा का विज्ञान का संदर्भ मानने वाले वैज्ञानिक जो हैं इनमें प्लेटो हैं, अरस्तु हैं और डेकार्ते हैं। अरस्तु, प्लेटो और डेकार्ते मुख्य रूप से इसे आत्मा का विज्ञान मानते हैं, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट की बात करें जिसको मस्तिष्क का विज्ञान कहते हैं। मस्तिष्क का विज्ञान कहते हैं यानी साइंस ऑफ माइंड कहते हैं। मध्ययुगीन की दार्शनिकों में, ध्यान रखेंगे, मध्ययुग मेडाइवल एज की बात हो रही है। मेडाइवल एज के दार्शनिकों में के मनोवैज्ञानिकों ने मन या मस्तिष्क का विज्ञान कहा इसे, मन या मस्तिष्क का विज्ञान बताया और यह इसलिए बताया कि साइकोलॉजी जो होता है किसी व्यक्ति के मन का अध्ययन करता है, उसके मस्तिष्क का अध्ययन करता है कि वह उसका मस्तिष्क किस पैटर्न में काम कर रहा है और किस तरह काम कर रहा है, इसलिए इसे हम मन और मस्तिष्क का विज्ञान कहते हैं। इसमें प्रमुख रूप से पल्मोनोलॉजी, पल्मोनोलॉजी का नाम उल्लेखनीय है, यानी पल्मोनोलॉजी जो है या साइकोलॉजी को मस्तिष्क का विज्ञान कहते हैं, साइंस ऑफ माइंड कहते हैं। चलिए तीसरे संदर्भ की बात करें तो तीसरा संदर्भ है जिसको हम चेतना का विज्ञान कहते हैं यानी साइंस ऑफ कॉन्शसनेस कहते हैं। इनमें 16वीं शताब्दी में वाइस चेतना का विज्ञान यानी इससे कोई व्यक्ति कितना सजग है अपने समाज के प्रति, अपने देश के प्रति, अपने लोगों के प्रति, अपने प्रति, इसलिए इसे यानी वो चेतना का अध्ययन करता है, कॉन्शसनेस का अध्ययन करता है, इसलिए हम इसे चेतना का विज्ञान कहते हैं। 16वीं शताब्दी में इस संदर्भ को मानने वाले जो मनोवैज्ञानिक थे उनका नाम है वाइस, विलियम जेम्स और विलियम बुंट। ये 3 लोग थे और एक है जेम्स सल्ली। जेम्स सल्ली, विलियम वाइस है, विलियम जोन्स है, विलियम बुंट्स है और जेम्स सल्ली है। ये चारों व्यक्ति इसे चेतना का विज्ञान मानते हैं, यानी ये कहते हैं मनोविज्ञान जो है यह चेतना का विज्ञान है। इसी संदर्भ में एक चौथा आधार स्तंभ है जिसे हम व्यवहार का विज्ञान कहते हैं, यानी माइंड ऑफ बिहेवियर कहते हैं। माइंड ऑफ बिहेवियर इसे इसलिए कहते हैं कि यह किसी बच्चे का, किसी इंसान के व्यवहार का अध्ययन करता है कि वह कब किस तरह का व्यवहार कर रहा है और उसका व्यवहार किस तरह है, क्या सार्थक है, नहीं है। इस तरह के अध्ययन करने की वजह से इसको हम व्यवहार का विज्ञान कहते हैं। 20वीं शताब्दी में मनोवैज्ञानिक को मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना गया। इनके मानने वाले में वॉटसन है। वॉटसन मनोविज्ञान को व्यवहार और अनुभव का विज्ञान मानते हैं, यानी वॉटसन जो है यह मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान और माइंड ऑफ बिहेवियर मानते हैं, ध्यान रखेंगे, साइंस ऑफ बिहेवियर मानते हैं। इन 4 आधार स्तंभों की हमने चर्चा की। अब देखेंगे
इसके शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य को समझने की हम लोग कोशिश करेंगे। अर्थात कहा जा रहा है कि एम ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी का उद्देश्य क्या है, एम क्या है, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। कहा जा रहा है यह छात्रों की योग्यता, क्षमताओं और सामर्थ्य का ज्ञान प्राप्त करना। अगर यह कहा जा रहा है कि अगर आपको साइकोलॉजी का अध्ययन है, बच्चों के इन्वायरमेंट का, बच्चों के मन का अध्ययन अगर कर रहा है, तो इसी से आप उसकी योग्यताओं को और क्षमताओं को भी पहचान सकेंगे। यानी उस बच्चे की योग्यता क्या है और उसकी क्षमता क्या है, कैपेबिलिटी क्या है और उसकी रुचि क्या है, इन सब को जानने के लिए आपको मनोविज्ञान का अध्ययन होना जरूरी है। सेकंड पॉइंट कहा रहा है कि छात्रों की रुचियों का ज्ञान। अगर आपको मनोविज्ञान का अध्ययन नहीं है, क्योंकि आप चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात कर रहे हैं, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन तभी संभव है जब उसमें बच्चों के रुचि का ज्ञान हो और रुचि का पता हो। इसके बाद हम देखते हैं कि विकासात्मक विशेषताओं का ज्ञान प्राप्त करना, यानी किस संदर्भ में, किस स्टेज में बच्चों का विकास कैसे हो रहा है, इसको भी हम समझने की कोशिश करते हैं। छात्रों की अवस्थाओं के अनुरूप उन्हें विकास की ओर अग्रसर कराना, यानी किस स्टेज में, किस एज ग्रुप में किस तरह की अवधारणा को हम प्रमोट करेंगे, इसके बारे में जानते हैं। छात्रों के वंशानुक्रम का ज्ञान प्राप्त करना, छात्रों के वातावरण का ज्ञान प्राप्त करना कि वो किस वंशानुक्रम के हैं, किस वातावरण के हैं, तभी आप ऑथेंटिक शिक्षा दे पाएंगे। मानव विकास के विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन करना, यानी मानव का विकास क्रम है। आपको पता है कि मानव जो है यह जन्म से लेकर के मृत्यु तक उसकी विकास की प्रक्रिया चलती है और वह सीखता है हमेशा, इसलिए इस अवस्थाओं का जानकारी भी प्राप्त करना, अध्ययन करना इसमें शामिल है। व्यक्तिगत भिन्नताओं की अगर हम बात करें, व्यक्तिगत भिन्नताओं का अध्ययन करना इसमें भी शामिल है। सीखने की प्रक्रिया का अध्ययन करना, यानी किस एज ग्रुप का बच्चा किस प्रक्रिया से सीख सकता है, किस पैटर्न से सीख सकता है, इसका भी अध्ययन करना इसका उद्देश्य है। शिक्षण सिद्धांतों का और शिक्षण विधियों का अध्ययन करना, यानी उस एज ग्रुप के बच्चों को सिखाने के लिए हम किस तरह के सिद्धांत का प्रयोग करें, किस तरह के शिक्षण विधि का प्रयोग करें ताकि वो बच्चा सीख सके, पढ़ सके। लास्ट है शैक्षणिक समस्याओं का अध्ययन करना, यानी कह सकते हैं कि जिस विधि का, जिस पैटर्न का हम प्रयोग कर रहे हैं बच्चों के शिक्षा के लिए, उस पैटर्न का लाभ उतना हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कौन सी समस्याएं आ रही है, उस समस्या का जानकारी प्राप्त करना और उसका निदान करना भी इसका उद्देश्य है। इस संदर्भ में हम लोग उद्देश्य को देखें। चलिए, इसी तरह इससे रिलेटेड जो भी सीडीपी से रिलेटेड जो टॉपिक है उस टॉपिक को मैं लेकर के आऊंगा, बीच बीच में क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे ताकि आपकी तैयारी चलते रहे और तैयारी में बेनिफिट हो और आप लगे रहें। चलिए नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलता हूं। एक मैं इन्फॉर्मेशन दे दूं कि हमारे श्योर सक्सेस संस्थान जो है यह सुपर टैट की क्लासेस ऑर्गेनाइज कर रही है और मई फर्स्ट वीक में क्लास स्टार्ट होने जा रही है। अगर आप क्लास से जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टीट्यूट के फोन नंबर पर फोन करें, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। किसी तरह की क्यूरी है, जानकारी लेनी है तो आप कॉल करें, व्हाट्सएप करें, आपको पूरी जानकारी दी जाएगी और आप हमारे संस्थान से जुड़े और भरपूर लाभ उठाएं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।